10th इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट का ये वीडियो नंबर 7 है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में बचा हुआ चैप्टर का जो भी भाग है फर्स्ट का वो क्या कंप्लीट हो जाए। अगर इससे पहले का चैप्टर फर्स्ट का भाग जो भी आप लोग नहीं देखें तो चैनल पे जाइए 1 से 6 नंबर वीडियो तक, उसमें सब आपको मिल जाएगा। ये चैप्टर फर्स्ट का पीछे वाला भाग चैप्टर फर्स्ट का हम लोग 7th वीडियो यहाँ से स्टार्ट करना है, बिहार के विकास की स्थिति। तो बिहार का इतिहास गौरवशाली है। देखते कैसे, यही बिहार है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर ने शांति के संदेश दिए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, शेरशाह सूरी, गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यही बिहार में इसी बिहार में हुआ था। बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का बिगुल बजाया, यानी चंपारण आंदोलन क्या शुरू किया था। बिहार में ही लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। इसीलिए क्या माना जाता है, बिहार का इतिहास क्या है, काफ़ी गौरवशाली। इसी संपूर्ण क्रांति जो है ना, इसी संपूर्ण क्रांति के नाम पर बिहार पटना से दिल्ली के लिए एक ट्रेन चलती है जो बिहार से पटना जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेन है। इसी संपूर्ण क्रांति के नाम पर उस ट्रेन का भी नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति, जो पटना से दिल्ली मात्र 12 से 13 घंटे में पहुंचा देती है। ठीक, अब लोक गीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भी इसी बिहार से हुआ। इसी कारण से माना जाता है कि हमारा बिहार का इतिहास क्या है, काफ़ी गौरवशाली है। लेकिन बिहार आज कई समस्याओं का शिकार है। ठीक, यहाँ गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है। कहाँ, बिहार में। संसाधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में क्या होता है, गिना जाता है। अति पिछड़े राज्यों में क्या है, बिहार शामिल है। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण, तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या क्या है। तो आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार है। ठीक, तो ये क्या दे रखा है, एक बॉक्स में दे रखा है सभी कारण। तो बिहार के पिछड़ेपन के कारण तेजी से बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक संरचना का अभाव, आधारिक संरचना का अभाव, देखेंगे आधारिक संरचना, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी और कुशल प्रशासन का अभाव। अब देखिए, ये जो बिहार के पिछड़ेपन का पूरा 7 से 8 कारण है, इसको और क्या करते हैं, जूम इन करते हैं और देखते हैं जो प्रत्येक कारण में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, यानी प्रत्येक कारण कैसे बिहार के पिछड़ेपन में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। देख, तो स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें तेजी से बढ़ती जनसंख्या। तो बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। इसके चलते बिहार के लिए संसाधन क्या बढ़ गए, विकास के लिए संसाधन क्या बढ़ गए, कम होते जा रहा है। यानी जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों पे जो संसाधन की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो लोगों को प्राप्त होने वाले संसाधन की मात्रा कम होती जाएगी तो उनका विकास क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। यानी विकास क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अब अधिकांश संसाधन जनसंख्या के भरण पोषण में क्या होता है, चला जाता है, यानी उनके दैनिक कार्य में चला जाता है, उनके जीवन यापन में चला जाता है, तो उनका विकास क्या होता है, नहीं हो पाता। अब देखिए, सेकेंड है आधारिक संरचना का अभाव। किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना क्या है, जरूरी होता है। तो आधारिक संरचना क्या होता है, जस्ट पीछे वाले वीडियो में देखें, यानी बिजली हो गया, सड़क हो गया, व्यापार हो गया, संचार हो गया, परिवहन हो गया, सब क्या हो, आधारिक संरचना हो गया। शिक्षा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, सब क्या हो, आधारिक संरचना हो गया। तो यही कह रहा है, तो आधारिक संरचना क्या रहा है, तो किसी भी राज्य या देश के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी है। लेकिन बिहार इस मामले में क्या है, पीछे है। राज्य में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का क्या है, अभाव है। लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा सा इसमें सड़क और बिजली में क्या हो गया, सुधार आया है। इस सिंचाई का अभाव है, साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा भी कम है। तो सभी में धीरे धीरे क्या हो, थोड़ा सा सुधार आया, तब क्या होगा, विकास भी अब थोड़ा सा, विकास की स्थिति भी थोड़ा सा क्या होगा, पहले से बढ़ेगा। इस वजह से भी बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति क्या है, कायम है। यानी बिहार अभी भी क्या है, पिछड़ा हुआ है। अब देखिए अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि पर निर्भरता। तो बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन हमारी कृषि की भी लागत ठीक नहीं है, कृषि की भी हालत क्या है, ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफ़ी क्या हुई है, पिछड़ी हुई है। इसके चलते यहाँ उपज क्या है, कृषि अगर पिछड़ा रहेगा तो उससे प्राप्त होने वाला उपज किसानों को क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। अब देखिए, अब उसकी स्थिति आ जाती है, अगला क्या है, बाढ़ तथा सूखा से क्षति। बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से क्या आती है, बाढ़ हर साल बाढ़ आती है।
और हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। पिछले साल यानी क्या करते किताब लिखा गया उस समय की बात कर रहा है। पिछले साल यानी 2008 में कोसी का बाढ़ प्रलय हमारे सामने था। 2008 में क्या होता, बहुत तेजी से और बहुत विकराल बाढ़ आया था, इससे कितने जान माल की क्षति हुई। इस साल 2009 में भी नेपाल से आए, यानी 2009 जिसमें बुक छपा उस समय की बात कर रहा है, 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला। यानी 2008-9 में क्या लगातार बहुत विकराल बाढ़ आया। उसी का एक नीचे क्या है, फोटो है, चित्र है। इससे आसपास के इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि शहरों में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई। इसे चित्र इतना में क्या है, तो 1.2 इसमें जो दिया हुआ है द्वारा समझाया गया है। अब देखिए अगला कह रहा है, इसी तरह सूखे की मार दक्षिण बिहार को झेलनी पड़ती है। तो उत्तरी बिहार को क्या झेलना पड़ता है, बाढ़ का मार, और दक्षिणी बिहार को क्या झेलना पड़ता है, सूखे का मार। तो गंगा नदी से उत्तर वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, उत्तरी बिहार, और गंगा नदी से दक्षिण वाला भाग उसे क्या कहते हैं, दक्षिणी बिहार। तो दक्षिणी बिहार किस समस्या जूझता रहता है हर साल, बाढ़ से नहीं, किस चीज़ से, सूखा से। और उत्तरी बिहार किस चीज़ से जूझता रहता है, झेलता रहता है, बाढ़ से। तो उत्तरी बिहार बाढ़ से और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से। तो इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, क्या नहीं, दक्षिणी बिहार के किसान को। इससे चित्र 1.3 द्वारा समझाने का प्रयास किया गया। तो देखिए इस चित्र में क्या आएगा, सूखे की स्थिति की चित्र दिखाई गई है। चित्र 1.2 में सूखे की स्थिति दिखाई है, और पीछे हम लोग देखें चित्र 1.3 में क्या है, सूखे की स्थिति है, और चित्र 1.2 में किसकी स्थिति है, बाढ़ की स्थिति है। तो उत्तरी बिहार किस चीज़ से, बाढ़ से परेशान रहता है, और दक्षिणी बिहार किससे परेशान रहता है, सूखा किससे परेशान रहता है। यानी आधा, यानी राज्य का हर एक भाग क्या है, अपनी कुछ न कुछ क्या है, समस्या से क्या है, जूझता ही रहता है। इस तरह अपना बिहार बाढ़ तथा सूखे की चपेट में क्या रहता है, सूखे की चपेट में एक साथ रहता है। तो दक्षिणी बिहार बाढ़ की स्थिति में, उत्तरी बिहार किस चीज़ में, सूखे की चपेट में रहता है। ठीक, अब देखिए पांचवा कारण है, पिछड़ेपन का पांचवा कारण है औद्योगिक पिछड़ापन। किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास क्या है, जरूरी है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग का प्रतिष्ठान, अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड में चले गए। इस कारण से बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है, नगण्य पड़ गई। यानी जो भी अभियांत्रिकी यानी बड़े संस्थान थे या खनिज संसाधन है, झारखंड का बंटवारा होने के बाद कहाँ चला गया, सब झारखंड में चला गया, तो बिहार में कुछ बचा ही नहीं। ठीक, अब छठा है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी की भार काफ़ी अधिक है, यानी गरीबी यहाँ पे क्या है, अधिक, यानी यहाँ की जनसंख्या क्या है, अधिकतर गरीब है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय के आधे से भी क्या है, कम है। इसके चलते भी बिहार पिछड़ापन है। देखिए कह रहा है राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। तो मान लीजिए राष्ट्रीय औसत, मान लीजिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति किसको मिलता है, पूरे देश में जो राष्ट्रीय औसत है, देश का जो राष्ट्रीय औसत निकाला जाता है उसके अनुसार से प्रति व्यक्ति को कितना 100 रुपये आय प्राप्त होता है प्रति वर्ष। और उसकी तुलना में अगर बिहार के प्रति व्यक्ति की आय का गणना की जाए तो क्या हो गया, मात्र 50 रुपये मिलता है। यानी पूरे देश का प्रति व्यक्ति आय अगर उसका औसत निकाला जाए तो कितना होता है, 100 रुपये होता है। अगर और बिहार के प्रति व्यक्ति आय का मान लेते हैं, अगर औसत आय निकाला जाता है कितना आता है, 50 आता है। यानी देश का औसत प्रति व्यक्ति आय है ना, उसकी तुलना में बिहार के प्रति व्यक्ति का औसत आय क्या है, आधा है। तो इसके चलते बिहार क्या है, पिछड़ा है। बिहार में निर्धनता के दुष्चक्र है। तो निर्धनता के दुष्चक्र हम लोग 9th वाले, अगर इकोनॉमी आप लोग ठीक से पढ़े होंगे तो वहाँ पे दिया हुआ निर्धनता के दुष्चक्र, आगे देखते हैं। अगर मतलब इसमें निर्धनता के दुष्चक्र के बारे में कुछ समझाया होगा तो वहाँ पे देख लें, अगर नहीं समझाया होगा तो फिर अलग से इसको हम क्या करेंगे, निर्धनता के दुष्चक्र हम लोग उसमें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब देखिए अब कह रहा है खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति एवं सुव्यवस्था क्या है, जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में था, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहे थे। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण बन गया है। तो बहुत दिनों तक बिहार में क्या था, कानून का शासन नहीं था, क्या है, उसकी जगह एक व्यक्ति का शासन था। तो क्या हो गया, तो उसी को बोलेंगे विधि व्यवस्था की स्थिति सही नहीं थी, इसलिए क्या उद्योग का विकास नहीं हुआ। यानी शांतिपूर्ण माहौल नहीं था, विधि व्यवस्था नहीं था। तो शांतिपूर्ण माहौल नहीं होता किसी चीज़ का विकास होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो उद्योग का विकास ना, तो ये भी क्या कारण, पिछड़ेपन के कारण है। और आठवां कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें
पारदर्शिता का अभाव है। यानी अब क्या है, अब इसमें कुछ सुधार है, ठीक, जिसमें पारदर्शिता का अभाव, यानी सरकार किसके लिए काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो किसी को पता ही नहीं है, ना तो जनता को पता है, ना मीडिया को पता है। चुपचाप से सरकार क्या करे, कोई भी काम करे, अगर काम सरकार कर रही है और उसका सारा ब्यौरा जनता में मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, या सरकार अपने भाषण के माध्यम से, या सरकार अपने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पता चले तो पता लगेगा ना ये सरकार क्या काम करे। लेकिन सरकार कुछ भी कर रही है उसे कुछ पता ही नहीं चला। यानी मान लीजिए एक तरह से क्या करा, सारा पैसा आया और घोटाला के रूप में किसी कहीं और चला गया, मंत्री जी के पास चला गया। तो ही कह रहा है पारदर्शिता का अभाव, यानी सरकार क्या काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, कुछ पता नहीं चला था। लेकिन अब इस स्थिति में क्या है, धीरे धीरे सुधार आया है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आए हैं, ठीक। अब देखिए अगला है तालिका 1.5 बिहार की स्थिति। तो जनसंख्या 2001 के अनुसार कितना था, 8.29 करोड़, और भारत का कितना है, 102.9 करोड़। तो देख रहे हैं इसमें कितने लगभग कितना परसेंट हो जाएगा, 10% से थोड़ा सा कम, 8-9% के आसपास में जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए ये पूछता है, यही 2001 के आसपास में एक वाला ही पूछता है, जो जनसंख्या वृद्धि दर कितना है। तो बिहार का 2.5% और देश का कितना है 1.9%। तो यही याद रखना है, जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो गया 2.5% और देश का कितना है 1.9%। साक्षरता दर क्या है कुल, यानी कितना है बिहार में साक्षरता दर कितना है 47.53% 2001 के आसपास में, और देश में कितना था 65%, ठीक। और पुरुष साक्षरता उस समय कितना था 60% और देश में कितना था 75%, और स्त्री साक्षरता उस समय कितना था 2001 के आसपास में 33.5% और पूरे देश में था 54.1%। और वार्षिक विकास दर कितना था बिहार में 2001 में 2.7% और देश में कितना था 6%। तो क्या करें, वार्षिक विकास दर कितना बहुत पीछे है, यानी दोगुना से थोड़ा सा ही क्या करते हैं, दोगुना से थोड़ा सा ही कम है, यानी देश का दोगुना है और इसका क्या है कम है। अब करा कृषि विकास दर, तो कृषि विकास दर 1.5% था और कितना था, और देश का कितना है 2.7%। अब करा कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता, तो कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता कितना है 73% और देश का कितना है, देश का औसत क्या है 60%। यानी क्या कृषि पर निर्भरता बिहार के लोगों की क्या ज़्यादा है। और गरीबी रेखा के नीचे, तो गरीबी रेखा के नीचे बिहार में कितना है 42% और पूरे देश का औसत निकाले तो क्या है 26%। यानी देश के औसत में निर्धनता यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले की संख्या कम है, लेकिन बिहार में उसकी तुलना में क्या है ज़्यादा है। और प्रति व्यक्ति आय 3948 रुपये है वार्षिक, और ये कितना है इकाई दशमलव संख्या 1010 और कितना है, और देश में क्या है 13,226 रुपये है। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में क्या है पिछड़े हुए, तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में पिछड़े हुए हैं, गरीबी रेखा भी हमारे पास ज़्यादा है, और क्या है जनसंख्या कृषि पर जनसंख्या निर्भरता भी ज़्यादा है, विकास दर भी कम है, वार्षिक विकास दर भी कम है, स्त्री साक्षरता क्या है कम है। यानी हर एक दृष्टि से क्या है हम पिछड़े हुए, यानी हर एक दृष्टि से क्या है बिहार पिछड़ा हुआ है, ठीक। और पीछे पर कारण हम लोग पीछे देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है आगे, जो तत्कालीन राज्यपाल ने राष्ट्रीय विकास परिषद में 29 जून 2005 को अपने अभिभाषण में बिहार की आर्थिक स्थिति, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे दिखाई देगा, आर्थिक स्थिति का जो लेखा प्रस्तुत किया वो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट किया गया। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बिहार में आर्थिक विकास की गति काफ़ी क्या है धीमी है, किंतु वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के आकलन में जहां घरेलू उत्पाद जीडीपी 2003-04 में नकारात्मक यानी नेगेटिव माइनस कितना था -5.15% था, वहीं 2004-05 से 8-9 के बीच सकारात्मक यानी पॉजिटिव कितना हो गया 11.3% हो गया। जो देश के सबसे तेजी से विकास कर रहे गुजरात के कुछ अंकों से दूसरे नंबर पर आ गया है, यानी जो 8-4-5 से लेकर 8-9 में बिहार विकास के मामले कितने स्थान पर आ गया, दूसरे स्थान पर, गुजरात के बाद दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक। गुजरात का उपरोक्त अवधि में विकास दर 11.5 और क्या है, और बिहार का क्या है 11.3% रहा, जबकि बिहार का 11.3% है। तो बिहार के विकास के इस गति को कुछ अर्थशास्त्री आश्चर्य का अर्थशास्त्री कहते आश्चर्य का अर्थशास्त्र। तो यही पूछ देगा कभी कभी आश्चर्य का अर्थशास्त्र किसके लिए कहा जाता है, तो बिहार के लिए कहा जाता है। भी कहते हैं बिहार के
पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। तो अभी हम लोग 8 पॉइंट पीछे देखे बिहार के पिछड़ेपन के कारण, और अब हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछ लेता है जो बिहार के पिछड़ेपन के क्या क्या कारण है, तो ये 8 पॉइंट लिख देना है। और फिर ये भी पूछ लेता है कभी कभी जो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या है, तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछता है, तो यहाँ से भी सीधे आप लिख सकते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी क्या है, जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ लेता है जो बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, तो किसने कहा, यानी कथन है, तो क्या कहेंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो बिहार देश का एक बड़ा राज्य है, यही बड़ा राज्य है, इसीलिए कह रहा है देश का एक बड़ा भाग, बड़ा हिस्सा का अगर विकास नहीं होगा तो क्या देश का विकास होगा, नहीं विकास हो। इसीलिए APJ अब्दुल कलाम ने महोदय सर ने कहे थे जब बिहार के विकास के बिना देश का विकास क्या है, संभव नहीं, और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत का विकास भी क्या संभव होगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है बिहार में पिछड़ेपन को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक, पहला है जनसंख्या का पर नियंत्रण। तो राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए। ठीक, परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाए। इसके लिए राज्य की जनता एवं खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार किया जाए। ठीक, इससे क्या होगा, जनसंख्या में कमी होगी, जनसंख्या पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। और अगला है कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का क्या है, आधार है, अतः कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाए। ठीक, उत्तम खाद उत्तम बीज का प्रयोग किया जाए ताकि उपज में वृद्धि लाई जा सके। ठीक, इस तरह कृषि का तेजी से विकास कर बिहार की आर्थिक विकास किया जा सकता है। ठीक, जब तक कृषि का विकास नहीं होगा तब तक क्या बिहार का विकास नहीं हो, क्योंकि बिहार क्या है, अधिकांश लोग किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। और तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक प्रमुख क्या है, बाधक है। फसल का बहुत बड़ा भाग क्या होता है, बाढ़ के चलते बर्बाद हो जाता है। जान माल की काफ़ी क्षति होती है, यानी वही जान माल क्या हो गया, जीवन की क्षति, उसे कहते हैं जान माल, जीवन की काफ़ी क्षति होती है। उत्तरी बिहार को अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है। उत्तरी बिहार की होगा क्या, कि अधिकांश नदियाँ हिमालय से निकलती है, इसलिए नेपाल सरकार के सहयोग से बाढ़ नियंत्रण को सफल बनाया जा सकता है। यानी हिमालय से निकलने के बाद नदियाँ कहाँ से निकलती है, हिमालय से नदियाँ निकलने के बाद नेपाल होते हुए क्या आती है, बिहार में आती है। अगर नेपाल सरकार से उससे बात किया जाए तो क्या होगा, उस पर बाढ़ नियंत्रण, यानी पानी की मात्रा इस मात्रा में ना छोड़ा, जैसे क्या हो जाए बिहार में क्या आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो उसको धीरे धीरे छोड़ा जाए, जो क्या हो, बाढ़ की समस्या से क्या हो जाए, निदान पाया जा सकता है नेपाल सरकार से बात करके। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदी किससे, नेपाल से होते हुए क्या आती है, बिहार में आती है। ठीक, अब करें दुर्भाग्य से बिहार का दूसरा भाग सूखे की चपेट में रहता है, अतः दक्षिण बिहार जो है किस स्थिति में रहता है, सूखे की चपेट में। उत्तरी बिहार गंगा नदी से उत्तरी बिहार, गंगा नदी से दक्षिण क्या हो, दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार क्या रहता है, सूखे की चपेट में। अतः सिंचाई की अपर्याप्त सुविधा को उपलब्ध कर इस दुखद स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। किससे, सूखे की स्थिति, जो दक्षिणी बिहार का स्थिति क्या है, सूखा में पड़ा रहता है। तो ये कह रहा है पर्याप्त किसकी, सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कर सुखाड़ की स्थिति से क्या कह सकता है, निजात पाए, यानी उससे क्या सुखाड़ की स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। अब देखिए चौथा है आधारिक संरचना का विकास। बिहार में बिजली की काफ़ी कमी है, अब इसमें क्या हो गया, बहुत सुधार हुआ है। जब बिजली क्या होने लगा है, 20 से 22 घंटे भी बिहार में रहता है, हर क्षेत्र में कहीं 24 घंटे भी रहता है। अतः बिजली का उत्पादन बढ़ाया जाए, सड़क व्यवस्था में सुधार लाए, तो सड़क व्यवस्था में बहुत अब सुधार हुआ है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार लाया जाए, तो शिक्षा के स्तर पर कुछ सुधार करना बाकी है, अभी बहुत बाकी है। स्वास्थ्य के स्तर में कुछ सुधार हुआ, लेकिन और सुधार करना बाकी है, जिससे विकास की प्रक्रिया और अधिक आगे बढ़े। ठीक, तो ये सब क्या है, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय। यहीं से सीधे पूछ लेगा बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय क्या है, तो यहाँ ये सब पॉइंट सब लिख देंगे। अब देखिए उद्योगों का विकास। बिहार से झारखंड के अलग हो जाने से यह राज्य लगभग उद्योग विहीन हो गया है। मुख्यतः चीनी मिलें बिहार के हिस्से में रह गए, जो अधिकतर बंद पड़ी थी, लेकिन विगत कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से
पूंजी निवेश लाने के अनवरत प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वर्तमान में जर्जर व्यवस्था के उद्योगों का क्या हो, पुनर्विकास किया जा सके। ठीक, अब छठा है गरीबी दूर करना। बिहार में गरीबी का सबसे अधिक प्रभाव है। गरीबी रेखा से नीचे लगभग 42% से भी अधिक लोग यहाँ जीवन बसर करते हैं। इसके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। अब अगला है बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय में सातवां है शांति व्यवस्था की स्थापना। बिहार में शांति का माहौल कायम कर बिहारियों में विश्वास जगाया जा सकता है तथा तथा आर्थिक विकास की गति को तेज किया जा सकता है। अब देखिए स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन। बिहार के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ, कुशल तथा ईमानदार प्रशासन की क्या है, जरूरी है। अब देखिए, अब 9th नंबर है केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, यानी कह रहा है केंद्र से अधिक मात्रा में क्या हो जाए, बिहार को क्या मिले, संसाधन मिले, क्योंकि इसका अधिकांश संसाधन अब कहाँ चला गया है, झारखंड के विभाजन के बाद झारखंड में चला गया है। तो ये कह रहा है बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स की क्या है, जरूरत है, यानी केंद्र से क्या मिले, अधिक बिहार को सपोर्ट मिले, वही कह रहा है। कुछ राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देकर उसे अधिक मात्रा में केंद्रीय सहायता दी जाती है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व के राज्यों को विशेष सहायता मिलती रही है। क्योंकि बिहार आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता है, 15 अक्टूबर 2000 को बिहार से झारखंड के अलग हो जाने के बाद खनिज बहुल क्षेत्र झारखंड में चले गए और बिहार के पास केवल उर्वर भूमि तथा कुछ ही उद्योग रह गए। ठीक, तो इसीलिए क्या हो गया, इसलिए संसाधन का अधिक भाग कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। तो हमारा क्या हो गया, संसाधन की, हमारे राज्य में संसाधन की क्या हो गया, बहुत कमी हो गई। तो ये भी पूछ लेता है जो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, ये भी यहाँ से याद रखना है। तो बिहार की अत्यधिक जनसंख्या, कृषि पर निर्भरता, सिंचाई की सुविधा का अभाव, जनसंख्या में तेजी से वृद्धि तथा गरीबी जैसे अनेक समस्याएं यहाँ उपस्थित है। कहाँ पे, बिहार में। अक्सर बिहार की उत्तरी भाग बाढ़ से तबाह रहता है तो दक्षिणी भाग किसी से, सूखे से ग्रस्त रहता है। ठीक, वही फिर हम लोग यहाँ देखते हैं गंगा के उत्तर के क्या कहलाता है, उत्तरी बिहार, और गंगा के दक्षिण में क्या कहलाता है, दक्षिण बिहार। पिछले साल 2008 की बात कर रहा है, कोसी में भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा, इन उत्तरी बिहार को क्या पड़ा, बहुत बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ा 2008 में। ऐसी परिस्थिति में सड़क, बिजली, नहर, स्वास्थ्य के साधनों इत्यादि के विकास के लिए अधिक धन की जरूरत है। अपने आंतरिक संसाधनों से इसकी पूर्ति क्या कहते हैं, नहीं की जा सकती। इसलिए क्या चाहिए, बिहार को केंद्र से अधिक सपोर्ट चाहिए। इसलिए इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोरों से की जा रही है। इस संदर्भ में राजनीतिक प्रयास क्या है, काफ़ी किए जा रहा है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से राज्य को केंद्र द्वारा विकास के मद में अधिक सहायता तथा करों से रियायत मिलने लगेगी, जिससे बिहार के विकास में गति आने की संभावना है। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यवहारिक और प्रशासनिक समस्या आ रही है। ठीक, तो केंद्र विशेष राज्य देने में क्या हो रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब पूछेगा, जो पूछता है जो क्वेश्चन में, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने के उपाय, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय, तो फिर एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग इसको देख सकते हैं। तो एग्जाम से पहले हम लोग इसको देख लेंगे, तो इसको एक बार याद रहेगा, पूरा पॉइंट याद रहेगा तो आराम से लिख सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण, पिछड़ेपन के दूर करने का उपाय है, कृषि का तेजी से विकास, बाढ़ पर नियंत्रण, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, गरीबी दूर करना, शांति व्यवस्था की स्थापना, स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एग्जाम से एक दिन पहले एक बार सिर्फ इस पॉइंट को देख लेना है, फिर चला जाना है। उसके बाद क्या होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा ये पॉइंट आपको याद आ जाएगा, तो बाद बाकी डिस्क्रिप्शन में लिख ही सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार से अगर पूछा जाए बिहार के पिछड़ेपन को क्या है के कारण, तो यहाँ से जो पॉइंट दिया हो उसको देख सकते हैं, सभी एक साथ पॉइंट दिया हुआ इसको देख सकते हैं। पिछड़ेपन के कारण में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सूखे से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था एवं कुशल प्रशासन का अभाव। ठीक है, पिछड़ेपन के कारण है, तो पिछड़े के कारण को याद करना, एक बार इसको एक बार क्या कर लेना है, देख लेना एग्जाम से एक दिन पहले, फिर एग्जाम में चला जाना। जब क्वेश्चन आएगा तो आपका पॉइंट सब याद आ जाएगा, वहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है देश के आर्थिक विकास में बिहार के विकास की भूमिका।
तो यानी कह रहा है देश के विकास में बिहार के विकास की क्या भूमिका है। जब तक पीछे अब्दुल कलाम बोले ही थे सर, जो जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास क्या संभव नहीं है। तो बिहार देश का एक बड़ा राज्य है। भौगोलिक क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान भारत में अपना एक अलग महत्व रखता है। इसलिए कहा जाता है कि यदि भारत का विकास करना हो तो बिहार का विकास करना क्या है, आवश्यक है। चाहे राजनीतिक साझेदारी की बात हो अथवा विकास के मापदंड को स्थापित करने की बात हो, अब बिहार को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट ने विश्व के संदर्भ में यह कहा था कि गरीबी कैंसर की रोग की तरह। तो यही पूछ लेगा जो गरीबी कैंसर की रोग की तरह किसने कहा था, तो कुजनेट ने। और पीछे हम लोग वीडियो में फर्स्ट या सेकंड में ही देखे थे, तो हम लोग वहाँ पे देखे थे जो गरीबी को गरीबी नहीं बेरोजगारी को क्या बताया था कोड के रूप में, यानी सामाजिक कोड के रूप में किसने बताया था, तो महात्मा गांधी। तो गरीबी को यानी बेरोजगारी को सामाजिक कोड के रूप में किसने बताया था, महात्मा गांधी ने। और यहाँ पर एक नया चीज़ आया है, गरीबी को किसने यानी कैंसर के रूप में किसने बताया, कुजनेट ने बताया। ठीक, जिस तरह शरीर के एक छोटे से भाग में हुआ कैंसर संपूर्ण शरीर को क्या कर सकता है, विषाक्त कर देता है, ठीक उसी तरह किसी एक भाग की गरीबी पूरे विश्व के संपन्नता के लिए क्या है, घातक है। ठीक, उपरोक्त कथन की सार्थकता इस बात में है कि बिहार को पिछड़ा और गरीब रखकर हम भारतवर्ष के विकास एवं समृद्धि की कल्पना ही नहीं कर सकते। जब तक बिहार पिछड़ा हुआ है तब तक क्या होगा, हमारा देश समृद्ध की और विकसित क्या हो सकता है, बन ही नहीं सकता। ठीक, तो कह रहा है बिहार देश का ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक उर्वर भूमि फर्टाइल लैंड है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में अनवरत जल प्रवाह होता है। यहाँ धरती के नीचे कम सतह पर ही जल प्राप्त हो जाते हैं। यदि बिहार की नदियाँ को परस्पर जोड़ यानी रिवर इंटरलिंकिंग कर जल संसाधन के उपयोग का योजना को लागू कर दिया जाए तो उत्तरी बिहार की बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है। यानी सभी नदी को जोड़ दिया जाता है, क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार का जो पानी हो कहाँ चला जाएगा, दक्षिण बिहार में चला जाएगा। और उत्तरी बिहार का जो बाढ़ की स्थिति है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और दक्षिण बिहार में सूखे की स्थिति है, उत्तरी बिहार के नदी का जल वहाँ चले जाने पर वहाँ जो सूखे की स्थिति क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो उत्तरी बिहार को भी राहत मिलेगी बाढ़ से, और दक्षिण बिहार को भी राहत मिलेगी क्या, सूखे से। तो नदी इंटरलिंक करना, नदी जोड़ना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो क्या होता है, राहत दिलाई जा सकती है। तो अब कह रहा है बिहार में दक्ष मानव संसाधन की क्या है, कमी है। यानी बिहार में कुशल मानव जो क्या प्रशिक्षित मानव है उस संसाधन क्या है, कमी है। न केवल वर्तमान के प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बिहार की भागीदारी अधिक है, बल्कि यहाँ कम पढ़े लिखे मजदूरों ने भी दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के विकास को क्या क्या फलीभूत किया है। यानी यहाँ के कम पढ़े लिखे मजदूर दूसरे राज्य में वहाँ विकास की गति को क्या है, बढ़ाया है। और यहाँ अपने राज्य में नहीं, क्योंकि उनको अपने राज्य में क्या मिलता है, रोजगार की समस्या, रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए क्या दूसरे राज्य में जाकर रोजगार करते हैं और उनका क्या होता है, विकास होता है। जहाँ पे वो काम करते हैं उनका विकास होता है। तो देश के सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तथा पंजाब के कृषि विकास में बिहार के मानव संसाधनों का क्या है, प्रमुख योगदान है। यानी पंजाब के कृषि विकास में किसका योगदान है, टेक्नोलॉजी और बिहार के मानव संसाधन का। यानी बिहार के मजदूर वहाँ क्या किए, जाके काम किए, और वहाँ के टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसलिए क्या होगा, बिहार के कृषि का विकास हो गया, यानी कृषि उन्नत रूप में पहुंच गया है पंजाब का। ठीक, देश के आर्थिक विकास के प्रत्येक क्षेत्र में बिहारियों का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी बिहारी क्या हो गया, वहाँ पे गए, वहाँ पे काम किया, उनका क्या हो, विकास हो गया, वहाँ मजदूरी किया, वहाँ क्या हो गया, उनका विकास हो गया। और यहाँ पे क्या हो, विकास नहीं हो पाया, क्योंकि उनको क्या मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन तथा कर्मठ मानव संसाधन के योगदान से बिहार की कृषि और कृषि जनित उद्योगों के विकास से राज्य का विकास किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बिहार के विकास में गति आई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार का वर्तमान विकास दर 11.03% माना है, जो देश में गुजरात यानी 11.5 से के बाद दूसरा है। विगत वर्षों में बिहार के विकास की गति में तेजी आई है। ठीक, ये कहानी की तरह हम लोग पढ़ते जाते हैं। बिहार की गति के कारण ही, विकास की गति के कारण ही वर्तमान दौर के आर्थिक मंदी का दुष्प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ, कम हुआ।
ठीक। तो जो वर्तमान दौर में मंदी आई, इस मंदी का प्रभाव हमारे देश पे क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे देश का विकास क्या था? अत्यधिक था। यह संतोष की बात है कि विगत वर्षों में बिहार के विकास के लिए कारगर प्रयत्न किए जा रहा है। बिहार में प्रगति के इस दौर की प्रशंसा देश भर में की जा लगी है। यदि देश और बिहार का कंधा से कंधा मिलाकर विकास की प्रक्रिया वर्तमान दौर को कारगर करे तो 21वीं सदी में आर्थिक दृष्टिकोण से भारत विश्व के अग्रणी देशों में आ जाएगा। अतः स्पष्ट है कि देश के आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक। अब आगे देखते हैं मूलभूत आवश्यकताएं एवं विकास का संबंध, यानी मूलभूत विकास के संबंध में मूलभूत आवश्यकताओं की क्या आवश्यकता है, यानी क्या संबंध है? देश के नागरिकों को रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता है। ठीक। हर समय सत्ता के गलियारों में रोटी, कपड़ा और मकान का नारा जोरों से क्या होता है? बुलंद होता रहता है। सब यानी किसको? जनता को क्या करना है? यानी खाने के लिए, उनको पहनने के लिए कपड़ा और मकान देने की आवश्यकता है। किसमें? यानी राजनीतिक दलों में, यानी देश में क्या होता है? यानी ये सरकार में क्या होता है? गूंजते रहता है। वही कह रहा है सत्ता के गलियारा। तो क्या होता है? कहाँ चला गया? बुलंद क्या कहते हैं? नारा बुलंद किया जाता है ताकि देश के विकास द्वारा लोगों के न्यूनतम आवश्यकता को पूरा किया जा सके। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विगत 60 से अधिक वर्षों में देश में विकास के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग का एक बहुत बड़ी बाधा है। ठीक। अतः विकास के दर बढ़ाने के बावजूद भी गरीबी का उन्मूलन नहीं हो पाया है। क्यों? क्योंकि क्या हो गया? विकास दर बढ़ा है, उसके तुलना में जनसंख्या बहुत बढ़ गया है। ठीक। इसके कारण गरीबी रेखा यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आई है। ठीक। अब आगे देखते हैं समुचित न्यायपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को खाने के लिए रोटी उपलब्ध हो सका है। देश में रोजगार के द्वारा नागरिकों की आय में वृद्धि की जा सकी है, जिससे उन्हें कपड़ा और मकान उपलब्ध होगा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी मजदूरों के लिए राष्ट्रीय रोजगार देने की योजना बनाई गई है। ठीक। यह योजना स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम या नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? नरेगा कहते हैं। ग्रामीण रोजगार देने की इस स्कीम को विश्व का सबसे बड़ा रोजगार योजना माना था। यानी ये बोलेगा जो ग्रामीणों को यानी रोजगार देने की विश्व की सबसे बड़ी योजना क्या है? तो क्या लिखेंगे उसका? यानी क्या ऑप्शन लगेंगे? नरेगा। ठीक। अब विकास की अवधारणा से हमारा मतलब देश के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास से है। सभी क्षेत्रों का क्या अर्थ? कृषि हो, उद्योग हो, व्यापार हो, परिवहन हो, संचार हो, यानी सभी क्षेत्र क्या हो? विकास हो। शिक्षा हो, क्या सभी क्षेत्र का विकास हो? तो सभी क्षेत्रों से हमारा मतलब कृषि, उद्योग, व्यवसाय आदि से, तथा सभी वर्गों का विकास से मतलब हमारा मतलब निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव किए संपूर्ण समाज के विकास, यानी संपूर्ण समाज कहने का अर्थ है समाज के सभी वर्गों का ये विकास से है। इन दिनों सभी वर्गों के सम्यक यानी सभी वर्गों के संपूर्ण विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण हो गया। सम्यक यानी क्या होता है? संपूर्ण विकास की अवधारणा संपूर्ण हो गए, जिसे हम आर्थिक शब्दावली में इंक्लूसिव ग्रोथ यानी क्या कहते हैं? सभी का विकास, यानी समाज के सभी वर्गों का विकास, उसी को क्या कहते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। इस प्रकार के विकास के द्वारा हमारा प्रयास लोगों के महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ठीक। अब हमारा चैप्टर खत्म है। इसमें कुछ बॉक्स 1-2-3 बॉक्स बच गया है, उस बॉक्स को पढ़ते हैं। ठीक। चलिए हमारे पीछे कुछ बॉक्स छूट गया तो इसे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कृषि जनित उद्योग, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र के कच्चे माल आता है, इन्हें यानी उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। यानी उत्पादन में कृषि क्षेत्र का कच्चा माल आता है उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए आम से अचार बनाना, टमाटर सॉस यानी टोमेटो सॉस बनाना इत्यादि क्या हो गया? कृषि जनित यानी कृषि संबंधित, यानी कृषि के उत्पाद से बनने वाले कृषि उत्पाद से संबंधित जो उद्योग होते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग। यानी कृषि से निकलने वाले
पदार्थ को कच्चे माल का उपयोग करते हुए जो उद्योग चलते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषि जनित उद्योग कहते हैं। ठीक, देखिए एक और बॉक्स, दो बॉक्स और मेरा छूटा हुआ है, उसे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला बॉक्स पढ़ना है गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन बॉर्डर लाइन किया गया है। गरीबी रेखा कैलोरी मानदंड पर आधारित होता है, यानी हम लोग जितना खाना खाते हैं उसमें ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी। ठीक, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको कितना भोजन प्रतिदिन जो करते हैं उस भोजन में कितना कम से कम 2400 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए। ठीक, तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी जो भोजन करते हैं उनको कितना 2100 कैलोरी ऊर्जा मिलना चाहिए। 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। ठीक, अर्थशास्त्र में गरीबी की माप की यह एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा यानी लाइन के नीचे के लोगों को गरीबी रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाता है। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं? बीपीएल। यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, जो व्यक्ति शहर में रहता है उसका भोजन जो प्रतिदिन किया है उस भोजन से अगर उसको 2100 कैलोरी और उससे ऊपर मिलता है तो उसे क्या कहेंगे? एपीएल में, यानी गरीबी रेखा से ऊपर, अपर पॉवर्टी लाइन। और जो व्यक्ति शहर में रहता है और उसको प्राप्त हुआ भोजन, उस भोजन से अगर उसे 2100 कैलोरी से कम प्राप्त होता है उसे क्या कहेंगे? बीपीएल। ठीक, अब देखिए, अब दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसे जो प्रतिदिन भोजन मिला है उस भोजन से अगर उसे 2400 कैलोरी ऊर्जा या उससे अधिक ऊर्जा मिलती है तो उसे हम बोलेंगे अपर पॉवर्टी लाइन यानी एपीएल, यानी गरीबी रेखा से ऊपर। और कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और उसे जो प्रतिदिन भोजन मिला है उससे प्राप्त होने वाले भोजन से उसको ऊर्जा प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम प्राप्त होता है तो उसे बोलेंगे बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी क्या है? बीपीएल रेखा में है। ठीक, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सारांश हम लोग देखेंगे और चैप्टर फर्स्ट को क्या करेंगे? धूमधाम से समाप्त करेंगे। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं, हम लोग पीछे पढ़े। इसकी मूल सूत्र की जड़ें काफ़ी गहरी है। अंग्रेजी शासन के पहले भारत क्या थी? सोने की चिड़िया थी कहा जाता है, यानी सोने की चिड़िया कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो गया? काफ़ी शोषण हुआ। ठीक, पढ़े हम लोग। अब अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? एक प्रणाली है। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में विभाजन से है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक, आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था का वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। हम लोग देखे थे कि दीर्घकाल में आज़ादी के समय कितना था? 2.7 लाख करोड़। अब कितना है अभी वर्तमान में? 235 लाख करोड़। ठीक है, तो दीर्घकाल में क्या होगा? हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ा कि नहीं बढ़ा जीडीपी के तहत? अब भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसका जाता है? नियोजन यानी योजना आयोग यानी प्लानिंग को जाता है, यानी प्रबंधन। अब आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक कार्यों में प्रयोग करना, हम लोग सब अच्छे से देख चुके हैं। अब आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक क्या होता है? माना गया है, यानी यही पूछता है जो आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित यानी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कौन सा सूचकांक है? तो उसमें आंसर देंगे प्रति व्यक्ति आय, न कि राष्ट्रीय आय। ठीक, तो आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित यानी करेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रीय आय को मापने के लिए सबसे उचित या सबसे उत्तम सूचकांक कौन है, तब वहां पे आंसर हम लोग आसानी से धूमधाम से लगा देंगे प्रति व्यक्ति आय, न कि राष्ट्रीय आय। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के किस में स्तर? शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। तो HDR विभिन्न देशों के लोगों की तुलना किसके स्तर पर, यानी किस देश में किस देश में लोगों का शैक्षणिक स्तर कितना है, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति कितना है और उनका प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन 3 चीज़ों पर बनाया जाता है? शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। ये पूछ देगा कि HDR में कौन कौन से मूल्य को शामिल किया जाता है? तो शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति और प्रति व्यक्ति आय। ठीक, अब साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है।
आज बिहार पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। इसके कारण हर एक साल बाढ़ तथा सूखा का प्रकोप इस राज्य को झेलना पड़ता है। यानी उत्तरी बिहार, गंगा नदी के उत्तरी बिहार क्या झेलता है? बाढ़ झेलता है। और गंगा नदी के दक्षिण बिहार क्या झेलता है? सूखा झेलता है। ठीक, तो आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने ठीक ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास क्या है? संभव नहीं है। ठीक, अगला है, आजकल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा यानी दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। यदि केंद्र सरकार बिहार वासियों की यह मांग मान ले तो बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज मिल सकता है। इस विशेष आर्थिक सहायता से बिहार अपनी स्थिति में सुधारात्मक अपना सुधार कर अपना आर्थिक विकास कर सकता है। सुधार करना, इसमें क्या सुधार और कर अलग अलग लिखना चाहिए, इसीलिए सुधार कर गलत उच्चारण हो गया। तो सुधार और कर अलग अलग, ऐसा गलती बहुत जगह मतलब आप लोग को इस बुक में BTC में भारतीय भवन में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो क्या करना है, इसको ठीक से पढ़ना। सुधार और कर क्या अलग होना चाहिए। सुधार कर अपना आर्थिक विकास कर सकता है। अब अगला है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के क्षेत्र में केंद्र सरकार के समक्ष अनेक व्यावहारिक और प्रशासनिक समस्या आ रही है। ठीक, चैप्टर फर्स्ट धूमधाम से खत्म है। कोई दिक्कत हो तो वीडियो देखिए, कमेंट में लिखिए, फिर उसमें देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया। अब आगे देखेंगे चैप्टर फर्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बुक में जितने भी 2 4 5 क्वेश्चन दिया हुआ वो क्वेश्चन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बुक से बन सकते हैं, चैप्टर फर्स्ट से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं 30 40 50 जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सब क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।